औषधि कल्पन के अंदर आज बात करेंगे नवायस लौह के बारे में। तो नवायस लौह इसमें जो है दो वर्ड्स हैं, नव और अयस। नव का मतलब हो जाता है नो और अयस का मतलब होता है लौह। तो जो भी लौह की कल्पनाएं होती हैं उन्हें अयस कल्पनाएं कहा जाता है, जो हमने अयस्कृति कल्पना पहले भी पढ़ी थी। तो ये जो हमारी खरलीय रसायन की कल्पना है, इसके अंदर 9 पार्ट्स आयरन डला हुआ है, इसलिए इसका नाम है नवायस लौह। इसके अंदर टोटल 10 इंग्रेडिएंट्स हैं, उसमें से एक है आयरन। आयरन के अलावा इसमें बच जाते हैं 9 चीज़ें। वो कौन सी हैं? वो है त्रिकटु, त्रिफला और त्रिमद। ये तीनों मिला के 9 हो जाते हैं। त्रिकटु के अंदर आ जाते हैं पिपली मरीच और शुंठी। त्रिफला के अंदर आती हैं आमलकी, हरितकी और विवेदकी। और त्रिमद के अंदर आती हैं मुस्ता, विडंग और चित्रक। ये सारे चीज़ें जो हैं एक एक भाग लेनी है, और ये सारी 9 चीज़ें मिलाकर जो हैं उनके बराबर ही लौह भस्म हमने ऐड करनी है। इन सभी इंग्रेडिएंट्स के बराबर हम लौह भस्म में ऐड करेंगे 9 भाग। क्योंकि एक लौह कल्पना है तो इसका रोगाधिकार क्या है? पांडु। पांडु या फिर एनीमिया के अंदर इसको यूज़ किया जाता है। तो एक बार इसका श्लोक देखते हैं। त्रय उष्णम, इसके अंदर त्रिउष्ण है। त्रिउष्ण त्रिकटु को ही कहा जाता है। त्रिफला है, और इसके अलावा इसमें है मुस्ता, विडंग और चित्रक। ये सारी चीज़ें जो हैं समान भाग में हमने लेनी है। मुस्ता, विडंग और चित्रक, इनको क्या कहा जाता है? त्रिमद कहा जाता है। नव आयो रजसो, 9 भाग जो हैं आय यानी कि आयरन की रज, रज का मतलब होता है चूर्ण, उसका चूर्ण लेना है। ये इसकी जो रेफरेंस है वो चरक चिकित्सा स्थान की है। तो उस टाइम पर जो है लोह की भस्म नहीं बनाई जाती थी, वहाँ पर अयस्कृति कल्पना बनाई जाती थी। भस्मों का जो ज्ञान है वो उसके पश्चात हुआ था। जो भस्म है वो उस टाइम के बाद बनानी शुरू हुई है। तो अयस्कृति कल्पना जो है वो अर्लियर टाइम से यूज़ होती थी, और आज के टाइम पे भस्म ने इसकी जगह ले ली है। नौ अयो रजसो भागात, 9 भाग जो है अयस की रज का लेना है। तत्चूर्ण शूद्र सर्पिषा, और इसका अनुपान क्या रहता है? शूद्र यानी कि मधु और सर्पी यानी कि घी रहता है। भक्षेत, इसका भक्षण करना चाहिए किस किस रोग में? पांडु रोग के अंदर, हृद रोग के अंदर, कुष्ठ के अंदर, अर्श के अंदर और कामला के अंदर। तो इन सभी रोगों में इसका सेवन किया जाता है। नव अयसम इदम, ये जो है नवायस चूर्ण होता है। कृष्ण आत्रेयण भाषितम, ऐसा कृष्ण आत्रेय ने कहा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर डली हुई हैं। सभी द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण करेंगे, खल में डालेंगे, एक साथ मर्दन कर लेंगे और उसे सुरक्षित कर लेंगे। इसके अंदर जो मुस्ता है, विडंग है और चित्रक है, ये त्रिमद कहे जाते हैं। ये कृमियों को जो है मदित कर देते हैं, और जो मरे हुए कृमि हैं उन्हें रेचन करके त्रिफला जो है वो बाहर निकाल देता है। त्रिकटु जो है वो दीपन पाचन का काम करता है। जो भी आम की फॉर्मेशन है उसको रिमूव कर देता है। मेनली सभी डिजीज का जो मूल कारण है वो आम ही होता है। तो इसका यूज़ जो है पांडु के अंदर किया जाएगा। मेनली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के अंदर इसका यूज़ होता है। मात्रा इसकी 2 रत्ती रहती है। 2 रत्ती की मात्रा में इसे प्रयोग किया जाएगा। अनुपान इसका रहता है मधु और घृत। इसे यूज़ किया जाता है पांडु रोग के अंदर, कुष्ठ के अंदर। जो कुष्ठ रोग है, स्किन डिजीज़ है ये भी एक, और इसके अंदर भी जो है कृमिक चिकित्सा की जाती है, इसलिए नवाय स्लो का यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। आर्श में भी बेसिकली जो रक्त आर्शन के ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं उनका यहाँ पर यूज़ होता है। कामला के अंदर यानी कि जॉन्डिस के अंदर यूज़ करेंगे, और हृदय रोग के अंदर। इसके अलावा प्रमेह में, यकृत विकार में, त्वक विकार में और नेत्र रोग में भी इसका यूज़ किया जा सकता है। उपकरण और साधन कौन से चाहिए होंगे? हमें इमाम दस्ता चाहिए सभी द्रव्यों का सूक्ष्म चूर्ण बनाने के लिए, खल यंत्र मर्दन करने के लिए, वस्त्र चूर्ण को छानने के लिए, इंग्रेडिएंट्स को रखने के लिए थाली चाहिए होगी, इंग्रेडिएंट्स को डालने और निकालने के लिए चम्मच की ज़रूरत होती है। देन अवस्था अनुसार उपयोग की बात करें तो रक्त की अल्पता है तो वहाँ पर नवायस चूर्ण का यूज़ करेंगे नींबू के शरबत के साथ। नेत्र विकारों में नवायस लो का यूज़ करते हैं त्रिफला के क्वाथ के साथ। सेवन काल क्या रहता है? सुबह शाम खाने के बाद इसे सेवन करना चाहिए। काल मर्यादा की बात करें तो 30 से 60 दिन तक इसका सेवन लगातार करवा सकते हैं। पथ्य अपथ्य रोग रोगी और दोष के अनुसार निर्धारित करेंगे।
देन फाइटोकेमिकल कॉम्पोजिशन, तो इसके अंदर मेनली जो शुंठी है, मरीच है, पिपली है, त्रिकटु हैं, उनके अंदर क्या मिलता है, पिपरीन, पिपरेटिन ये मिलता है। जिंजीबेरोल बेसिकली शुंठी के अंदर मिलेगा, ये दोनों जो हैं पिपली के अंदर और मरीच के अंदर मिलते हैं। इसके अलावा टर्पिनोइड्स रहते हैं, सैपोनिन्स रहते हैं, इलैजिक एसिड जो कि आमलकी के अंदर मिलता है, टैनिन्स होते हैं, आयरन हमने इसके अंदर डाला ही है, चित्रनोन, प्लम्बैगिक एसिड ये जो है चित्रक के अंदर रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम फार्मेकोडायनेमिक्स की। तो फार्मेकोडायनेमिक्स का मतलब होता है ड्रग का मोड ऑफ एक्शन, किस तरीके से वो बॉडी में काम कर रहे हैं। तो फर्स्ट इज द एरिथ्रोपोइटिक एक्टिविटी, क्योंकि इसके अंदर आयरन डला हुआ है। नवायस लो इज रिच इन आयरन कंटेंट which helps in the creation of the healthy RBCs, hence it is mainly used in treatment of anemia. Anemia में भी कौन सा, iron deficiency anemia. It also contains Triphala and Trikatu which might have some role, basically bioenhancer होते हैं ये, have some role in absorption, distribution, metabolism and excretion of iron. ये सारी चीज़ें मिलके जो है आयरन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती हैं। सेकंड इज लेक्सेटिव, इसके अंदर जो है त्रिफला डला हुआ है नवायस लो के अंदर, जिसके अंदर टेनिन्स रहते हैं, गैलिक एसिड रहता है, एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि विटामिन सी रहता है। त्रिफला जो है वो माइल्ड लेक्सेटिव होता है विच हेल्प्स टू रिड्यूस द कॉन्स्टिपेशन, तो कॉन्स्टिपेशन को कम करेगा। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सपोर्ट, क्योंकि इसके अंदर त्रिकटु है, त्रिकटु जो है आम का पाचन कर देता है जो कि सभी डिजीज़ का प्राइम कॉज है। It improves digestion and cure the constipation. Fourth is the hepatoprotective. Navaya's law stimulates the liver to secrete bile, which is vital for the fat digestion and absorption. फिफ्थ इज एंटीपायरेटिक, इसके अंदर जो है मुस्ता प्रेजेंट है जिसके अंदर एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इस वजह से ये फीवर को रिड्यूस करता है एंड लोअरिंग द बॉडी टेम्परेचर। सिक्स्थ इज द एंटी हेलमेंथिक इफेक्ट, इसके अंदर त्रिमद डला हुआ है जो कि कृमियों का नाश करता है, उन्हें मदद करता है, तो इसी वजह से ये एंटी हेलमेंथिक इफेक्ट दिखा रहा है। नवायस लो कंटेन्स फिडिंग एंड चित्रक विच possess एंटी हेलमेंथिक प्रॉपर्टी, सो इट इज़ यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ द कोलाइटिस, डायरिया एंड इंटेस्टाइनल पैरासाइट, ये जो है कृमियों की वजह से होने वाले रोग होते हैं। सेवन्थ इज कार्मिनेटिव, कार्मिनेटिव का मतलब होता है अनुलोमन करने वाला। इसके अंदर बेसिकली त्रिफला प्रेजेंट है, विडंग प्रेजेंट है जो कि कार्मिनेटिव प्रॉपर्टीज रखते हैं, वात का अनुलोमन कराते हैं। एट्थ इज एंटी इन्फ्लेमेटरी, द कॉम्बिनेशन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द नवायस लो सच एज त्रिकटु, त्रिफला exhibit एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज। रिसर्च अपडेट्स की बात करें तो नवायस लो के ऊपर स्टडी हुई है, उसमें क्या पाया गया है, Nava's law was found to be effective in the correction of the laboratory finding of the iron deficiency anemia. Cures due to the nutritional deficiency, तो iron deficiency anemia में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल मिला है। ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स जो होते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज, आरबीसी का काउंट, एचटीसी यानी कि हेमाटोक्राइट वॉल्यूम, एमसीवी मीन्स मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एमसीएचसी मीन्स मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन काउंट, TIBC मीन्स टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी, इन सभी चीज़ों को ये इम्प्रूव करता है। सीरम आयरन को इम्प्रूव करता है। सिग्निफिकेंटली ऑल्टर्ड इन द एक्सपेरिमेंटल एनिमल्स, एज नो एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैज़ बीन रिपोर्टेड इन द स्टडी, इट मे बी यूज्ड एज आयरन सप्लीमेंट थेरेपी इन केस ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। Second, the study reveals that Nava's law is having significant result in the पांडुरोग, तो इसमें पांडुरोग में हेल्पफुल मिला है। For the treatment of anemia, iron preparations are the drug of choice. तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है तो वहाँ पर आयरन की प्रिपरेशन वाले ड्रग्स देते हैं, लेकिन उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं जैसे कि गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस, इस वजह से उनको आजकल के टाइम पर यूज़ करना मुश्किल हो गया है। और इसी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स हैं वो एनीमिक पेशेंट्स को जो है इंट्रामस्कुलर और पैरा इंट्रल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस दे रहे हैं, या तो IM इंजेक्शन दे दिए या फिर दूसरे जो पैरा इंट्रल रूट्स हैं उनकी ड्रग्स दे दिए विच आर कोस्ट इफेक्टिव भी हैं एंड रिक्वायर मोर एक्सपर्टाइज विच लीड्स टू राइज इन ड्रॉबैक केसेस ऑफ द एनीमिक ट्रीटमेंट इन बिटवीन। तो इस वजह से जो आयरन की प्रिपरेशन है वो बीच में स्किप हो रही हैं और इन्हें जो है
लगाने के लिए आईएम और पैरेंटल रूट्स के लिए ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होता है। इन सभी चीज़ों को ठीक करने के लिए जो नवायस लो है उसके अंदर लोअर गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट्स हैं। गैस्ट्रिक साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ना के बराबर हैं और जो टॉलरेबिलिटी है वो भी इसकी अच्छी है। तो इसी वजह से इसको एनीमिक पेशेंट्स में यूज़ किया जा सकता है। तो ये इसकी रिसर्च अपडेट हो गई। उसके बाद बात करें इसकी फार्माकोकाइनेटिक्स की। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर ड्रग गई, ड्रग के जाने के बाद बॉडी ने उसकी तरफ कैसे रिएक्ट किया, कैसे उसे एब्जॉर्ब किया, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया, कैसे मेटाबोलाइज किया और कैसे एक्सक्रीट आउट किया, ये सारी चीज़ें आती हैं उसकी फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। इट इंक्लूड्स 4 स्टेप्स: एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, ADME। फर्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम इट साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सर्कुलेशन। हमारी बॉडी के अंदर ड्रग गई, ड्रग हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक कैसे पहुँची, वो चीज़ होती है एब्जॉर्प्शन। ये जो हमारी फॉर्मुलेशन है इसे हम ऑरली इनटेक करते हैं और इसका एब्जॉर्प्शन जो है GIT के थ्रू होता है। इसके अंदर जो बेसिकली हर्बल कंपोनेंट्स हैं हमारे त्रिकटु, त्रिफला और त्रिमध, ये जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस करेंगे, जबकि मिनरल कंपोनेंट जो है हमारा आयरन, वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म को क्रॉस नहीं करेगा। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सर्कुलेशन में जाने से पहले भी उसका जो एक बार मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का, उसको बोलते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। सेकंड स्टेप इज़ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन, अब ड्रग जो है हमारे ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच गई है, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने के बाद पूरी बॉडी के अंदर वो कैसे जा रही है, वो चीज़ है डिस्ट्रीब्यूशन। Movement of the drug from the bloodstream to the tissues or the target organs. In circulation, the formulation binds with the plasma proteins, the acidic component binds with the albumin, and the basic component binds with the glycoprotein. क्योंकि ये एक हमारी हनपो मिनरल ड्रग है तो इसकी बाइंडिंग की एफिनिटी मैक्सिमम होती है। प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ये टाइटली बाउंड हो जाती है। टाइटली बाउंड होने की वजह से इसका रिलीज बॉडी में स्लोली होता है, तो ये लॉन्ग टाइम तक बॉडी में अपना इफेक्ट दिखाती है। Third is the metabolism or the biotransformation. It is the process of biochemical alteration of the drug. ड्रग ने जो है अपना काम कर लिया है बॉडी में, उसके बाद उसे बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना है। तो एक्सक्रीट आउट होने से पहले उसका होता है मेटाबॉलिज्म। जो नॉन पोलर कंपोनेंट है वो पोलर कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है मेटाबॉलिज्म के अंदर, और जो पोलर कंपोनेंट है वो किडनी के थ्रू इजीली एक्सक्रीट आउट हो सकता है, इसलिए पहले उसका मेटाबॉलिज्म या फिर बायो ट्रांसफॉर्मेशन किया जाता है। मेटाबॉलिज्म अकेयर्स प्राइमरीली इन द लीवर। तो मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर के अंदर होगा, जहाँ पर जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे उन्हें कन्वर्ट कर दिया जाता है अनयूटिलाइज्ड कंपाउंड्स या फिर मेटाबोलाइट्स के अंदर। द हर्बल कंपोनेंट पासिस थ्रू फर्स्ट फेज मेटाबॉलिज्म एंड द मिनरल कंपोनेंट पासिस थ्रू सेकेंड फेज मेटाबॉलिज्म। फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म उन चीज़ों का होता है जो कि कम्प्लीटली अनपोलर होती हैं, उन्हें जो है पोलर में कन्वर्ट कर किया जाता है फर्स्ट फेज़ मेटाबॉलिज्म के अंदर। और जो फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म होता है ये उनका होता है जो कि कुछ अमाउंट में पोलर होते हैं, तो उन्हें स्लाइटली पोलर से कम्प्लीटली पोलर के अंदर कन्वर्ट किया जाता है सेकेंड फेज़ मेटाबॉलिज्म में। तो हर्बल का होता है फेज़ 1 मेटाबॉलिज्म और मिनरल का होता है फेज़ 2 मेटाबॉलिज्म। फोर्थ इज द एक्सक्रीशन। द मेटाबोलाइट्स आर एक्सक्रीटेड बाय यूरिन एंड फीसिस। जो भी हर्बल मेटाबोलाइट्स होंगे उनका एक्सक्रीशन हो जाएगा यूरिन के थ्रू, और जो मिनरल मेटाबोलाइट्स हैं उनका एक्सक्रीशन मेनली बाइल और फीसिस के थ्रू होता है। तो इसी के साथ हमारा नवाइस लो यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है।